हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी का ज्ञान एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि बायोलॉजी के बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बच्चों की डिमांड थी कि मैम बीच बीच में केमिस्ट्री के टॉपिक भी आप स्टार्ट कर दो। तो हमारा आज फर्स्ट वीडियो है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, आप इसको ज़रूर देखना। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल से है ना, उसके जो इम्पोर्टेंट 5 टॉपिक है आज हम उसमें इस वीडियो में कवर करेंगे। और मैं आपको एक केमिस्ट्री पढ़ने का एक इजी तरीका ये बताना चाहूँगी आपको कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री आपको नहीं आती, आप फर्स्ट बार स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको जो भी समझ में आए, जिससे वीडियो से समझ में आए, पहले आप उस वीडियो से समझने की कोशिश करें। उसके बाद आप अपने नोट्स समझे उस वीडियो को देखने के बाद, और सारे नोट्स में से क्या आपको जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे कि हाँ ये चीज़ इस टॉपिक से अपन एक अलग टाइप से अपने स्टार मार्क करके लिख सकते हैं, वो अपनी कॉपी अपने नोट्स की लास्ट में, जैसे जहाँ पे टॉपिक खत्म हो रहा है वो आप अलग से पेज चिपका के या खाली पेज में वो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जरूर लिखें। इससे क्या होगा, आपके हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। और जब आपका पूरा चैप्टर या पूरे टॉपिक हो जाए तो आप उसके बाद उनके क्वेश्चंस जरूर करें, क्योंकि बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजी बिना क्वेश्चंस के भी आप नहीं कर रहे हो तो काम चल जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में आप जितना प्रैक्टिस करोगे है उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप थ्योरी पढ़ने के बाद, आपके कंसेप्ट क्लियर करने के बाद, उन कंसेप्ट को और अच्छा करने के लिए क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें। चाहे से आप उनके लिए पुराने पेपर्स भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के बीच में जो क्वेश्चंस दिए हुए वो भी कर सकते हैं, कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी है क्योंकि ये केमिस्ट्री है। और मैं बता दूं आपके कि बहुत केमिस्ट्री में बहुत ईजी टॉपिक दे रखे हैं आपके, बिल्कुल भी हार्ड नहीं दे रखे, आप बहुत ईजी वे में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो उन टॉपिक्स में से, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे थे कि ना मैम जैसे चैप्टर है उसमें से टॉपिक दे रखे तो टॉपिक पढ़ना जरूरी है क्या, हम तो पूरा चैप्टर ही पढ़ेंगे ऐसे। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, आपके पास यदि एक्स्ट्रा टाइम है, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन सिलेबस में यदि टॉपिक दे रखा है तो आपको टॉपिक ही पढ़ना चाहिए। आप सिलेबस से बाहर ना जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप जितना सिलेबस में दे रखा है उनको ही बहुत अच्छा करने की कोशिश करें, ना कि इधर इधर भटके। अपना मन एक जगह स्थिर रखे, एक जगह नोट्स अपने फिक्स रखे, आप स्टडी स्टार्ट कर दे। अभी आपके पास ये टाइम नहीं है कि आप ये सोचे या इधर उधर का सोचे, आपको अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी चाहिए। चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि इसमें है पेरियोडिक टेबल एंड एटॉमिक प्रॉपर्टीज है। ठीक है, तो आपको ये मैं बता दूं कि है ना, हमारे पास जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से टॉपिक है। हमारे पास जो सिलेबस है उसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस में जो टॉपिक है हमारा कौन सा, पेरियोडिक टेबल वाला, उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें है ना, जो फर्स्ट है ना, एक तो क्या दे रखा है अपने पास, एक तो दे रखा है फंडामेंटल, क्या है, पार्टिकल्स है। कौन सा है, फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, एक क्या दे रखा है हमारे पास, रदरफोर्ड दे रखा है, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल दे रखा है। एक है हमारे पास क्वांटम नंबर दे रखा है, एक पाउली का अपवर्जन सिद्धांत दे रखा है, एक अफबाउ सिद्धांत दे रखा है, एक ऑर्बिटल्स के प्रकार दे रखा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है, मॉडर्न पेरियोडिक टेबल दे रखा है, और हमारे पास हुंड का नियम दे रखा है, और जो वेरिएशन इन एटॉमिक प्रॉपर्टी जैसे साइज है, आयोनाइजेशन, जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये चीजें दे रखी है। ठीक है, हम सिर्फ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले कौन सा है, फंडामेंटल। पहले कौन सी चीजें है, फंडामेंटल चीजें। ठीक है, तो हम फंडामेंटल चीजें पढ़ेंगे। तो परमाणु है, पहले से होता है कि परमाणु क्या होता है। परमाणु परमाणु का इंग्लिश में मीन होता है एटम। परमाणु इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, जिसका मीन होता है एक ऐसा पदार्थ वगैरह, जिससे कोई भी ऐसा पार्टिकल जिससे क्या और अधिक क्या कर नहीं सकते, विभाजित नहीं कर सकते, उसे क्या कहा जाता है, उसका मीनिंग क्या होता है, एटम कहा जाता है। और इसके बारे में जो सबसे पहले सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, डॉल्टन ने दिया था, है ना। तो उसे क्या बोलते हैं, परमाणु का सिद्धांत भी बोलते हैं। किसने बताया था, डॉल्टन ने बताया था। ठीक है, इससे पहले भी बहुत सारे थे, लेकिन वैसे मेनली परमाणु की जो थ्योरी दी थी वो किसने दी थी, डॉल्टन ने दी थी। ठीक है, तो उसके बाद ये पता चला कि जो परमाणु होता है, जो किसी भी जो पदार्थ वगैरह होता है, उसकी सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको भी अपन क्या है, तीन पार्टिकल्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं,
जिन्हें क्या बोलते हैं, परमाणु के मौलिक कण या क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। और हमारे सिलेबस में कौन कौन सा है, ये तीनों है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कितने होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया किसने था, इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन के लिए किसने की थी, वैसे तो रदरफोर्ड बताते हैं, लेकिन जो केनाल किन्ने हैं उसके द्वारा खोज किसने की थी, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। तो प्रोटॉन की खोज किसने की, गोल्डस्टीन ने, है ना। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की, जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो आपको तीनों के क्या होने चाहिए, साइंटिस्ट का नाम पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो कब की गई थी, 1897 में, यानी 1897 में करी थी, किसने, जे थॉमसन ने। इस पे आवेश क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश कैसे होता है, नेगेटिव। और प्रोटॉन पे आवेश कैसे होता है, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन कैसे होता है, न्यूट्रल, यानी कोई आवेश नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, नेगेटिव। और इसका आवेश का मान कितना होता है, वैल्यू कितनी होती है, -1.602 इंटू 10⁻−19 कुलाम। ये सी मतलब क्या हो गया, कुलाम। तो आप इसकी वैल्यू याद करनी है, ठीक है। इसी जगह यदि प्रोटॉन पे भी आवेश क्या होता है, सेम होता है, लेकिन वो नेगेटिव की जगह क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसका द्रव्यमान कितना होता है, 9.109 इंटू 10⁻31 kg। ये किसका द्रव्यमान है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का यूनिट वाइज बात करें, यू में वैल्यू बात करें, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 0.0054, यानी कि लगभग कितने के बराबर होती है, 0 के बराबर, ठीक है। किसकी वैल्यू होती है, एम की, मास की मान लो, ठीक है। तो ये क्या है, स्थान क्या है, नाभिक की बाहर कक्षाओं में। ये क्या होता है, जो नाभिक होता है जहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, उसके बाहर क्या होती है, कक्षाएं होती है। उन कक्षाओं में कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, ठीक है। तो स्थान कहाँ हो गया, नाभिक के बाहर, कहाँ हो गया, ऑर्बिटल्स में, यानी कक्षाओं में हो गया, ठीक है। उसके बाद है, यानी सबसे हल्के तत्व कौन से होते हैं, सबसे जो हल्के एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इसका उपयोग किसमें होगी, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होती है। यानी कि जो भी अपन रासायनिक केमिकल जो रिएक्शन वगैरह देखते हैं, जो भी रिएक्शन होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉन के क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होने के कारण होते हैं, इनके आदान प्रदान, एक्सचेंज होने के कारण होता है। एक जो तत्व होता है, एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, उसका तो क्या होता है, रिडक्शन होगा। और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, आदान प्रदान के कारण होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इंपॉर्टेंस हो गई। दूसरी क्या होती है, विद्युत धारा में, जो विद्युत धारा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन का जब प्रवाह होता है, फ्लो होता है, उसके कारण क्या होती है, करंट क्या होती है, उत्पन्न होती है ना। कि मान लो कि जो करंट होती है वो क्या होती है, हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है, यानी प्लस चार्ज से क्या होते हैं, माइनस चार्ज की ओर होती है, क्या है, करंट, ठीक है। क्या होती है, प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की, और क्या होती है, करंट की ये क्या होती है, डायरेक्शन होती है। यानी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है। और उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है। यानी कि जहां इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट क्या होती है, करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो एक प्रकार से जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो किसके कारण हो रही है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको, क्यू बराबर आई टी, यानी कि कुलाम क्या होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आई टी, है ना। यानी आई बराबर क्या हो गया, क्यू बाई टी। यानी कि प्रति सेकंड में जितने आवेश उस तार से वायर से निकलते हैं वही क्या कहलाती है, करंट कहलाती है, ठीक है। क्यू मतलब क्या होता है, कूलम्ब, जिसे जो उसका चार्ज का क्या होती है, चार्ज, है ना। और टी मतलब समय, सेकंड, ठीक है। उसके बाद है प्रोटॉन। अब हम पढ़ेंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यानी कि H प्लस के बारे में, ये इसकी वैल्यू बोले तो क्या होती है, एक H प्लस होता है ना, उसमें से यदि H प्लस आयन होता है वही क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। यानी हाइड्रोजन आयन जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है वही क्या कहलाएगा, प्रोटॉन कहलाएगा, ठीक है। इसकी खोज वैसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले किसने दी है, रदरफोर्ड को भी मानते हैं, लेकिन जो केनाल किन्ने होती है, किसके थ्रू, केनाल किन्ने, उसके थ्रू खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने। तो क्या है, गोल्ड स्टीन भी माना जाता है, ठीक है। क्या माना जाता है, गोल्ड स्टीन भी। और यदि आपके पास दोनों ऑप्शन आए तो आपको क्या मानना है, गोल्ड स्टीन मानना है, क्योंकि रदरफोर्ड की जो खोज है वो मुख्य रूप से अपन वो नाभिक मानते हैं, ठीक है। तो अपने पास दोनों ऑप्शन आए तो अपन को किसको करना है, आपको करना है गोल्ड स्टीन करना है, ठीक है। और कब की थी इसने खोज की थी, 1919 में। कब की थी, प्रोटॉन की खोज 1919 में, और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में, ठीक है। किसके थ्रू हुई थी ये, जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज तो किसके थ्रू हुई थी, कैथोड किरणों के थ्रू हुई थी।
वैसे ही ये जो प्रोटॉन की खोज हुई थी वो किसके थ्रू हुई थी? कैनाल किरणों के थ्रू, ठीक है। और इस पे आवेश कैसे होता है? इस पे आवेश होता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या था, -1 था ना, और वैसे ही क्या हो गया, प्रोटॉन का चार्ज क्या हो गया, प्लस। यानी कि जहां दोनों का आवेश बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का क्या होता है, पॉजिटिव में। बस इतना ही अंतर होता है, ठीक है। आवेश का मान क्या हो गया, +1.602 इंटू 10⁻19 गुलाम हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका द्रव्यमान कितना होता है? इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। ये आपको वैल्यू याद करना है, ठीक है। और स्थान कहाँ होता है? स्थान होता है नाभिक के अंदर। तो नाभिक के अंदर क्या क्या होता है? द्रव्यमान होता है, टोटल मास होता है, जिसे न्यूक्लियन भी कहा जाता है, जो क्या मिलके बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। इसकी बात हो रही है प्रोटॉन की, ठीक है। तो जो परमाणु होता है उसकी त्रिज्या मैं बता दूं आपको कितनी होती है। परमाणु की त्रिज्या होती है वो 10⁻⁻10 मीटर होती है। और नाभिक होता है उसकी त्रिज्या कितना होता है, व्यास कितना होता है नाभिक का, 10⁻⁻15 मीटर होता है, ठीक है। तो परमाणु कितना होता है व्यास, 10⁻⁻10 मीटर, और नाभिक का कितना होता है, 10⁻⁻15 मीटर। यानी परमाणु होता है वो नाभिक से लगभग 5 गुना होता है, ठीक है। कितना गुना होता है, लगभग 5 गुना होता है, ठीक है। तो जो नाभिक होता है उसमें क्या-क्या मिले होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियन बनाते हैं। और इस न्यूक्लियन की बार क्या पाई जाती है, मतलब नाभिक की बार क्या पाई जाती है, कक्षाएं पाई जाती है। उन कक्षाओं में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ पाया जा रहा है, प्रोटॉन पाया जा रहा है नाभिक के अंदर, ठीक है। इसका उपयोग है किसी तत्व की परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर निर्धारित करने में, ठीक है। कैसे, ऐसे ये अपने पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो दोनों का योग ही क्या होता है, मतलब दोनों का योग क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। दोनों का योग क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, ठीक है। दोनों का योग एटॉमिक मास हो गया। और यदि एटॉमिक मास अपन को पता है, ठीक है, उसमें से यदि अपन न्यूट्रॉन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने आप ही प्रोटॉन आ जाएगा। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, जेड के बराबर होता है। और जेड मतलब एटॉमिक नंबर, यानी किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु क्रमांक होता है उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। और वो किसके बराबर होता है, जेड। और जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद ये बताता है किसी तत्व का, कि परमाणु किस तत्व का है। साथ ही किसके बारे में बताता है कि परमाणु है वो किस एलिमेंट का है, वो भी कौन बताता है, प्रोटॉन बताता है, ठीक है। नाभिक धनात्मक प्रवृत्ति बनाए रखता है, क्यों, क्योंकि नाभिक में क्या पाया जा रहा है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन में क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता। इसलिए इस पे क्या हो गया, जो नाभिक के पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है, एक तरीके से प्रोटॉन जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की मैंने जैसे बता दिया कि प्रोटॉन की खोज किसको जाता है, शेरिए गोल्डस्टीन को। और इलेक्ट्रॉन की किसके जाते हैं, जे थॉमसन को। इसी प्रकार न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय किसको जाता है, जेम्स चैडविक को। कब की थी उन्होंने, 1932 में। इस पे आवेश कितना होता है, 0, यानी किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ये तटस्थ होता है। ना तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ना इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका आवेश कितना हो गया, 0 कुलाम, सी यानी कि कुलाम चार्ज, ठीक है। द्रव्यमान कितना हो गया, लगभग इसके बराबर होता है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, प्रोटॉन की तुलना में हल्का सा क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो होती है 1.672, इसकी वैल्यू होती है 1.675 इंटू 10⁻⁻727 kg, ठीक है। ये भी क्या होता है, नाभिक के अंदर पाया जाता है, क्योंकि जो एटॉमिक मास होता है किस किस से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन के साथ साथ क्या होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो न्यूट्रॉन भी कहाँ पाया जा रहा है, नाभिक के अंदर, ठीक है। इसका उपयोग क्या है, नाभिक को स्थिर यानी स्टेबल बनाए रखना, ठीक है। और साथ में क्या होता है, परमाणु के द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास नंबर यानी एटॉमिक मास को बढ़ाते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, आइसोटोप बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका। आइसोटोप क्या होता है, समस्थानिक, यानी कि जिनमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है, समान होती है, वो क्या होता है, आइसोटोप का मतलब वही होता है कि जिसमें प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, समान होते हैं, यानी कि समस्थानिक। और एक होता है सम न्यूट्रॉनिक, जिसे आइसोटोन बोलते हैं, जो कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान रहती है, ठीक है। उसके बाद है हमारे, ये क्या हो गए, हमारे फंडामेंटल हो गए, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप इसके लिए चार्ट की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैंने चार्ट बना के आपको शो किया है यहाँ पर। क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है उस पर क्या हो गया, माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन होता है उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए 0 हो गया। अब इसका मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1.602 इंटू 10⁻⁻19 के, ठीक है, कुलाम। इस पे कितना होता है, प्रोटॉन पर +1.602 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। इस पे कितना होता है, न्यूट्रॉन पे 0। और यदि हम इसके द्रव्यमान या मास की बात करें तो इस पे कितना होता है मास, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.109 इंटू 10⁻13, ठीक है। और प्रोटॉन पे कितना होता है,
प्रोटॉन पे होता है वो क्या है, न्यूट्रॉन की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। कितना होता है, 1.672 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, और न्यूट्रॉन पे कितना होता है, 1.675 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, स्थान कहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के बाहर कक्षाओं में होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है ना, और न्यूट्रॉन भी क्या होता है, नाभिक के अंदर होता है। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियॉन बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या, रासायनिक अभिक्रियाओं में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान होने से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, साथ ही विद्युत धारा के लिए भी कौन जिम्मेदार होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। ठीक है, परमाणु संख्या यानी जेड किसके बराबर होता है, प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर होता है। और किसी एलिमेंट की पहचान होती है वो भी किसके थ्रू होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या। जैसे मान लो प्रोटॉन की संख्या 5 हो गई तो कौन सा एलिमेंट रहेगा, 6 हो गई तो कौन सा एलिमेंट होगा। ठीक है, 3 हो गए तो कौन सा एलिमेंट हो गया, जैसे 3 हो गए तो लिथियम हो गया। तो क्या है, प्रोटॉन के थ्रू किसी एलिमेंट की क्या होती है, पहचान भी होती है। न्यूट्रॉन क्या होता है, किसी नाभिक की स्थिरता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी होता है, न्यूट्रॉन होता है। साथ ही क्या होता है, जो मास होता है ना, एटॉमिक मास, उसका भी क्या होता है, हिस्सा होता है। क्यों, क्योंकि एटॉमिक मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलके बना होता है। ठीक है, अब एक जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने नीचे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, बराबर होता है। बराबर होता है लगभग, लेकिन हल्का सा क्या है, न्यूट्रॉन की तुलना में अपन प्रोटॉन का क्या मान सकते हैं, हल्का सा कम मान सकते हैं। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान माने तो वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना होता है, 1/1836। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 1/1836 के बराबर होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आवेश का मान भी लगभग क्या होता है, समान होता है, क्यों, चिन्ह चेंज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, और प्रोटॉन का कितना होता है, +1.602 इंटू 10 की पावर -19 होता है। ठीक है, अब है कि परमाणु में मुख्य रूप से क्या होता है, एक परमाणु की बात करें जिसका व्यास कितना होता है, 10 की घात -10 मीटर होता है, और नाभिक का कितना होता है, 10 की घात -15 मीटर होता है, जिसमें परमाणु होता है नाभिक की तुलना में लगभग 5 गुना क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, उसमें ये बताया है कि परमाणु मुख्य रूप से किस किस से मिलकर बना हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो तो उसके नाभिक में हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, उसकी बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो एक प्रकार से परमाणु में क्या हो गया, मतलब एक एटम किस किस से मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नाभिक की बाहर की कक्षाओं में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलो, इससे रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको इससे फंडामेंटल जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करवाना चाहूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ना कैसे क्वेश्चन बनेंगे उसके। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे ब्रोमीन दे रखा आपके पास, ठीक है, और 35 यहाँ हो गया और 80 आ गया। मतलब थ्योरी से क्वेश्चन भी आ सकते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसमें आपको पूछ लेगा कि इसका जेड कितना है, जेड अपन को कितना है, 35 पता है। ठीक है, तो इसमें पूछेगा कि प्रोटॉन कितना होता है। ठीक है, तो अपन को इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें बतानी है। मैं आपको बता दूं कि उदासीन जो कोई भी एलिमेंट होता है जिसपे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, उसके लिए सीधा सीधा ये होता है कि जेड होता है वो तो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, ए माइनस जेड के बराबर, है ना, और ए क्या होता है, एन प्लस जेड। ठीक है, तो इसमें जो एक्स होता है, ठीक है, ये जेड हो गया और ये ए होता है। एक्स तो हो गया एलिमेंट और जेड क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, और ये क्या है, एटॉमिक मास हो गया। तो जेड तो किसको बता रहा है, 35 को। ठीक है, तो न्यूट्रॉन कितना हो गया यहाँ पर, 35 हो गया। एटॉमिक मास कितना हो गया, ए अपने पास हो गया 80। तो न्यूट्रॉन तो प्रोटॉन अपने आप ही कितना हो गया, ये हो गया, सॉरी न्यूट्रॉन नहीं, प्रोटॉन। प्रोटॉन कितना हो गया, 35, एटॉमिक मास हो गया 80, और तो अपने पास न्यूट्रॉन कितना हो गया, न्यूट्रॉन हो गया ए माइनस जेड, यानी कि कितना हो गया, 80 माइनस 35, कितना आया अपने पास, 45। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, दूसरा ऐसा आ सकता है कि मान लो कि कार्बन है 6C12, और इस पे -2 मान लो। अब इस पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे इससे है। ठीक है, तो जेड है, ये जेड के बराबर क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है,
तो जेड बराबर तो कितना हो जाएगा, 6 बराबर पी हो जाएगा। एन कितना हो जाएगा, फिर एन हो जाएगा ए माइनस जेड, यानी कि कितना हो गया 12 माइनस 6, यानी कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, लेकिन यदि अपन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वैसे जो उदासीन होता है उसमें जेड बराबर क्या होता है, ई, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन किसके बराबर लेंगे अपन, 35 के बराबर लेंगे, क्योंकि जो न्यूट्रल एलिमेंट्स होता है उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, लगभग बराबर होता है, कि आवेश का तो अंतर होता है ना। तो जेड बराबर ई क्या होंगे, आपस में लगभग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो वैसे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन अपने पास कितना होना चाहिए, 6, तो 6 लिख देंगे। लेकिन -2 का मतलब है कि इसने कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसलिए इसको कितना चार्ज आ रहा है, -2 आ रहा है। ठीक है, तो +2 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, लगभग 8 हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। और इसी जगह यदि 6c +2 और 12 कर दिया तो इसमें और चीजें तो समान रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन अब कितना हो जाएगा, वैसे कितना होना चाहिए अपने पास इलेक्ट्रॉन, इसका प्रोटॉन के बराबर यानी 6, लेकिन यहाँ कितना है, +2। इसका मतलब है कि इसने इलेक्ट्रॉन क्या दे दिया, किसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसके कारण इसमें क्या आ रहा है, +2 चार्ज आ रहा है। तो कितना आ जाएगा, 6 - 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का टाइप समझ गए। एक ऐसे दे सकता है आपको क्वेश्चन कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी कितनी, 18, प्रोटॉन की संख्या कितनी दे दी आपके पास, 16, और न्यूट्रॉन की संख्या भी कितनी दे दी आपके पास, 16। अब आपको ये पूछा है कि इसका क्या करना है अपन को, जेड एच ए, ये सारी चीजें बतानी है। ठीक है, तो जेड मतलब तो हो गया प्रोटॉन की संख्या के बराबर, तो कितना लिख दिया अपन ने, 16। ठीक है, एक्स अपन ने यहाँ कर दिया। ठीक है, अभी एलिमेंट को 16 तो वैसे पता है कि क्या होता है, सल्फर होता है। ठीक है, तो एक बार आप सल्फर लिख दो, तो यानी एस लिख दो, एस की जगह, क्योंकि जेड से अपन ने क्या बताया था भाई कि जो एटॉमिक नंबर होता है सब अपन को किसी एलिमेंट के बारे में पता चलता है, तो जेड बराबर 16 है, इसका मतलब क्या एलिमेंट कौन सा है, सल्फर है। ठीक है, पता चल गया। अब जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, ये चीज भी अपन को पता चल गई। न्यूट्रॉन अपने पास है ही, जिसकी यहाँ कोई नीड नहीं होती। ठीक है, अब ये देखो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। और यदि उदासीन जो एलिमेंट होता है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगभग क्या होता है, बराबर हो रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, प्रोटो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से क्या हुआ है, ज्यादा है। और कितना ज्यादा है, 2। कितना ज्यादा है, 2। कौन है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस में, और 2 ज्यादा है तो क्या हो गया, -2। ठीक है, तो 16s - 2 32, इस टाइप से इसका ये आंसर हो गया। इससे रिलेटेड इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो थ्योरी से रिलेटेड आएंगे, या इस टाइप से आपके पास न्यूमेरिकल दे के पूछ सकता है। ठीक है, अब हम स्टडी करेंगे रदरफोर्ड का क्या है, न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, ये दिया था रदरफोर्ड ने, किसने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, और कब दिया था, 1911 में। इसने क्या किया था, इसने किया था जो अल्फा कण होता है, अल्फा कण होता है मतलब हीलियम के कण होते हैं, तो He4 क्या होता है, 2He4 होता है हीलियम के कण, है ना। तो अल्फा कण होता है उसकी किससे बौछार करवाई थी, गोल्डन, यानी कि गोल्ड जो फॉयल होती है, यानी कि सोने की पतली पन्नी होती है, उस पर क्या करवाए थे, बौछार करवाई थी, किसकी, अल्फा कणों की। और अल्फा कण कैसे होता है, धनावेशित, कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो क्या है, अल्फा कण की की कहाँ बौछार करवाई थी उसने, गोल्ड की पतली पन्नी पर। ठीक है, जैसे ये मान लो कि गोल्ड की पतली पन्नी है, उस पर किससे करवाए थे, अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवा दी इसने, बौछार करवा दी। तो इसलिए इसके प्रयोग को क्या बोलते हैं अपन, अल्फा कण प्रकीर्णन या रदरफोर्ड गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस जो प्रयोग था उसमें क्या किया उसने, बहुत पतली सोने की एक तो क्या ली उसने, पन्नी ली। ठीक है, और उसमें क्या किया उसने, अल्फा पार्टिकल्स की क्या करवाई, बौछार करवाई। फिर क्या किया है, उसके जो चारों ओर था गन्ने की जो पन्नी, उसके चारों तरफ क्या था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगी हुई थी, किसकी, जेडएनएस की। ठीक है, ताकि टकराने वाले जो कण है ना उनका क्या कर सके, उनको पता लग सके कि कहाँ उनकी क्या डायरेक्शन है, क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये सारा प्रैक्टिकल किया तो उसने उसने ऑब्जर्व किया कि जो अधिकांश पार्टिकल्स है वो तो क्या निकल जाते हैं, इसमें से सीधे निकल जाते हैं, ना तो दाएं घूमते हैं ना बाएं घूमते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई क्या होता है, विचलन नहीं पाया जाता है। और कुछ जो अल्फा का पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि ऐसे मान लो कि कुछ तो ऐसे निकल जाते हैं, ऐसे कैसे, अधिकांश, है ना,
और कुछ अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े से कौन से क्या हो जाते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है। और बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स वापस लौट के आते हैं, यानी कि मान लो कि लगभग एक पार्टिकल, मान लो कि जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन में लगभग क्या होता है, वापस आ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि मान लो उन पार्टिकल्स में एक परमाणु की बात करें, है ना, और ये बीच में क्या नाभिक ले ले, तो परमाणु का अधिकांश बीच वाला भाग तो क्या होता है, खाली होता है, तो वो तो क्या है, सीधे सीधे निकल गए, ठीक है। और जो नाभिक के पास में से आए थे थोड़े से, वो क्या हो गए, थोड़े से विचलित हो गए, और जो डायरेक्ट नाभिक से टकराए वो वापस उसी डायरेक्शन से टकरा के लौट आए, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो भी क्या होता है, पॉजिटिव है, और जो नाभिक होता है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, जिसके कारण अल्फा पार्टिकल जैसे नाभिक के पास जाता है वापस क्या होता है, ऊपर आ जाता है। ये सारी घटनाएं इस कारण हुई थी, ठीक है। तो उसमें क्या निष्कर्ष निकले, उसमें ये निष्कर्ष निकले कि परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो तो क्या होता है, खाली होता है, ठीक है। परमाणु में क्या होता है, एक बहुत ही छोटा भाग होता है, सघन होता है, जो क्या होता है, धनावेशित होता है, यानी किसकी बात हो रही है, नाभिक की बात हो रही है, ठीक है। तो इस प्रकार से नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। समझ में आया कि नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने, और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने, ठीक है। और परमाणु का लगभग जो सारा द्रव्यमान है वो किसमें केंद्रित होता है, नाभिक में, क्योंकि उसी से टकरा के वो पार्टिकल्स वापस 180 की डिग्री पर आया था, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करते हैं, गोलाकार पथ में घूमते हैं, ठीक है। लेकिन रदरफोर्ड की कमियां क्या क्या रह गई, ये सारी चीजें तो रदरफोर्ड को पता लग गई, कमियां क्या क्या रह गई, यह मॉडल परमाणु की क्या है, स्थिरता को नहीं समझा पाया, कि परमाणु क्या होता है, स्टेबल होता है, इस चीज को नहीं बता पाया, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन होता है, कोई भी चीज उसमें लगातार घूमती है, इसके चारों तरफ, नाभिक की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो जो कोई भी चीज कार्य करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, लगातार घूम रहा है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे लॉस होनी चाहिए, और धीरे धीरे एनर्जी कम होते होते क्या, इलेक्ट्रॉन, और ये तो क्या पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो ऐसे कंडीशन में क्या, इसको अंदर गिर जाना चाहिए, किसके अंदर, नाभिक के अंदर। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, नाभिक के चारों एक क्या है, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, ठीक है। और जब कोई भी चीज अपनी निश्चित कक्षा में चक्कर लगाती है, ना तो वो एनर्जी का लॉस करता है, नहीं क्या करता है, गेन करता है। जब इलेक्ट्रॉन कक्षा चेंज करता है ना, तब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, बाहरी कक्षा में जा रहा है तो उसको क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी चाहिए होती है, जब उसे नीचे वाली कक्षा में आता है तो वो क्या करता है, एनर्जी लॉस करता है। लेकिन खुद ही कक्षा में चक्कर लगाता है, तो ना तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, नहीं वो क्या करता है, गेन करता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि धीरे धीरे यदि वो एनर्जी लॉस करना चाहिए और उसके अंदर गिर जाना चाहिए, तो मतलब परमाणु स्टेबल नहीं है, ठीक है। तो परमाणु की स्टेबिलिटी के बारे में उसने कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जैसे रियल में अब पता है अपन को कि ये नहीं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस क्यों नहीं होती, लेकिन उस टाइम वो चीज रदरफोर्ड नहीं बता पाया, ठीक है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु होते हैं उसमें छोटे छोटे स्पेक्ट्रम होते हैं, उनकी व्याख्या भी नहीं कर पाया कौन, रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कमियां हैं किसके, रदरफोर्ड के मॉडल की, ठीक है। तो आपको ये पता होनी चाहिए कमियां भी क्या थी, किसके कौन से पार्टिकल्स की बौछार करवाई थी, है ना, और नाभिक की खोज किसने की थी, ये सारी चीजें किसकी है, रदरफोर्ड के प्रयोग से रिलेटेड है, ठीक है। अब मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट बता देती हूँ रदरफोर्ड के प्रयोग से रिलेटेड। तो परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, क्या क्या निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खाली होता है, क्योंकि अधिकांश जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो गया, सीधे निकल गए थे उसमें से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि ए पार्टिकल टकरा के 180 पे वापस आया था, मतलब बहुत ही छोटा और धनावेशित भाग होता है, जिसे हमने क्या बोल दिया था, नाभिक। परमाणु का पूरा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित था, नाभिक के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगा रहे थे, नाभिक के चारों तरफ, ठीक है। नाभिक का आकार होता है वो परमाणु के आकार की तुलना में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है, ये अपन ने पढ़ लिया। कितना होता है, परमाणु का 10 की घात -10 मीटर, और नाभिक का कितना, 10 की घात -15 मीटर, यानी कि लगभग क्या होता है, 5 गुना किसका होता है, परमाणु का नाभिक की तुलना में ज्यादा। नाभिक में क्या होता है, धन आवेशित होता है, जिसके बराबर होता है प्रोटॉन के बराबर। नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, बाद में पता चला कि नाभिक में प्रोटॉन के साथ साथ क्या पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, यानी न्यूक्लियस किससे मिलकर बनाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से, ठीक है। परमाणु में विद्युत रूप से क्या होता है, तटस्थ होता है, कौन, परमाणु। क्यों, क्योंकि परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है, यानी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, और बाहर कौन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन, जिस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे,
तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, न्यूट्रल या उदासीन होता है। ठीक है, आपने बताया भी अभी क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या क्या होता है किसी भी उदासीन परमाणु में, लगभग दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब हम तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे क्वांटम संख्याएं। ठीक है, जो हमारे टॉपिक में दे रखी है। पहले ये बता दूं कि क्वांटम संख्याएं होती क्या है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थान, कक्षा, स्पिन, इन सभी संख्याओं को बताने के लिए जिनका यूज किया जाता है ना, जिन संख्या का यूज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी क्वांटम संख्या का यूज किसी के लिए जो किया जाता है, किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, स्थान, स्थिति, कक्षा और स्पिन, यानी इलेक्ट्रॉन के स्पिन यानी चक्कर, यानी किस दक्षिणावर्त घूम रहे हैं या वामावर्त, उन चीजों को बताने के लिए जिन संख्या का यूज किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, क्वांटम संख्या कहा जाता है। और क्वांटम संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है, जिनमें से हम पहली पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। पहले जो पढ़ेंगे क्वांटम संख्याओं में से वो पढ़ेंगे मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। टोटल कितनी है अपने पास, 4 है। ठीक है, टोटल कितनी है अपने पास, 4। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कौन सी है, मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम संख्या। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें वैल्यू क्या होती है। इनमें होती है के, एल, एम, एन। ठीक है, इसके आगे भी होती है, क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं, सेल। यानी अपने पास 4 चीजें होती है। एक तो होती है सेल जो एन से शो होती है, एक होती है सब सेल। ठीक है, सब सेल होती है वो एल से शो होती है। ठीक है, एक होता है क्या, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, कक्षक होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, के, एल, एम, एन, ये क्या है, सेल है यानी कोश है। ठीक है, के की वैल्यू होती है 1, एन बराबर। ठीक है, और एल की वैल्यू एन बराबर कितनी होती है, 2, और एम की कितनी होती है, 3, और एन की कितनी होती है, 4। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे के, एल, एम, एन क्या है, सेल है। ठीक है, फर्स्ट सेल कौन सी है, के, फिर उसकी बारी वाली कौन सी है, एल, फिर उसकी बारी वाली कौन सी है, एम, फिर उसकी बारी वाली कौन सी है, एन। और एन बराबर क्या होगी, फर्स्ट, 2, 3 एंड 4, ये सेल है। इसे अपन किससे शो करते हैं, एन से। ठीक है, ये क्या चीजें बताती है, ये एक तो बताती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का, और एक बताती है इलेक्ट्रॉन के आकार का। यानी यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की मुख्य ऊर्जा स्तर यानी सेल बताती है, जो परमाणु का आकार तथा ऊर्जा बताती है। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या बताती है, इलेक्ट्रॉन का आकार तथा ऊर्जा बताती है। लेकिन संभावित मान अपन ने फाइंड लिए, एन बराबर कितना होता है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब ये बता दूं मैं आपको कि एन का जैसे जैसे मान बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, किसी भी जो परमाणु होती है उसकी ऊर्जा भी बढ़ती है और उसका क्या होता है, आकार भी बढ़ता है। तो एन का मान बढ़ने से ऊर्जा तथा आकार दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ठीक है, और किसी सेल में मान लो अपने पास क्या है, एन क्या है, सेल है। कौन सी सेल दे रखी है अपने पास, एन सेल दे रखी है। और उसमें यदि ऑर्बिटल्स की संख्या पूछे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 2n स्क्वायर। ठीक है, मान लो अपने पास n बराबर कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, एक नहीं आप 3 मान लो। ठीक है, 3 दे रखे। अब इस 3 में कितने ऑर्बिटल्स है वो कैसे पता चलेगा, एन स्क्वायर कर लो, कितना कर लो, एन स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2n स्क्वायर, तो 9 इंटू 18 कितना हो गया, 3 9 9 दूनी 18, तो 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18, और ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 9। क्यों, 3 का मतलब 3s भी हो सकता है, 3 का मतलब 3p भी हो सकता है, और 3 का मतलब 3d भी हो सकता है। s में कितने कक्षक होते हैं, एक ऑर्बिटल। p में कितने होते हैं, 3। d में कितने होते हैं, 5। 5 3 और एक कितना हो गया, 9। तो डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे अपने निकाले, और डायरेक्ट इस टाइप से भी आपको पता होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी n बराबर 3 दे रखा है तो 3s भी हो सकता है, 3p भी हो सकता है, 3d भी, लेकिन 3f नहीं होता। f कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 से। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, 1, एक ऑर्बिटल हो गया, एक कक्षक हो गया। p में कितने होते हैं, 3। आपको बता दूं s में कितने होते हैं, एक कक्षक। p में कितने होते हैं, 3। d में कितने होते हैं, 5। f में कितने होते हैं, 7। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लगभग कितने होते हैं, एक में लगभग एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 पाए जा सकते हैं।
तो इसमें 2 हो गए, इसमें कितने 3 है तो 6 हो गए, इसमें कितना हो गया 10 और इसमें कितना हो गया 14। ठीक है, और अपनी बात कहाँ तक हो रही है कि 3 वाले की बात हो रही है। ठीक है, तो अपने पास कहाँ तक बात हो रही है, यहाँ तक तो आई है ना अपने पास। ठीक है, 5 3 और 1 9, 16 10 और 6 16, 16 2 18, यानी ये तो इलेक्ट्रॉन हो गए, ये क्या हो गया ऑर्बिटल हो गया अपने पास। ठीक है, तो अपने पास शेल कितनी है 3, इसमें ऑर्बिटल कितने हो गए 9 एन स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 एन स्क्वायर, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन। या ऐसे भी कर सकते हो, थ्री का सी एस सी पी सी डी, सी एफ नहीं होता, सी एफ कहाँ से स्टार्ट होता है 4 से। ठीक है, एस में कितने होते हैं कक्षक 1, पी में कितने होते हैं ऑर्बिटल 3, और डी में कितने होते हैं 5। ठीक है, और एक जो ऑर्बिटल या कक्षक होता है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 2। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद दूसरी है वो है अजीमुथल क्वांटम संख्या। ठीक है, जिसको किससे शो करते हैं एल से, किससे शो करते हैं एल से शो करते हैं, और ये किसको बताती है सब सेल को बताती है, किसको बताती है सब सेल को। ठीक है, तो एल की वैल्यू यदि 0 है तब तो उसको बोलते हैं एस, एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हो गया पी, एल का मतलब 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया डी, और एल का मतलब 3 है मतलब इसका वैल्यू कितनी हो गई एफ। ठीक है, तो यदि मान लो अपने पास सेल दे रखी होती तब तो अपन ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाले, लेकिन अपने पास सब सेल दे रखी होगी तब अपन ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, तब फॉर्मूला होता है 2l+1, ये तो किसका होता है ऑर्बिटल्स का, और 2 इंटू 2l+1 ये किसका होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, यानी ये तो किसके लिए होता है ऑर्बिटल्स के लिए, यानी कितने कक्षा है, और ये किसके लिए है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो मान लो अपने पास l बराबर कितना दे रखा है 2, इसमें वैल्यू रख दो 2 2 4 एंड 5, यानी ऑर्बिटल्स तो कितना हो गए 5। क्यों, क्योंकि 2 का मतलब कौन सा हो गया सब सेल डी, और डी में कितने कक्षक होते हैं 5, तो पता लग गया ना, अपने यहाँ पे भी तो ऑर्बिटल्स निकाल रहे हैं कितने हो गए 5, और ये क्या हो गया 2, यानी जितने ऑर्बिटल्स की संख्या उसको 2 से कर दो तो क्या आ जाता है इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, तो 5 इसको 2 से इंटू कर दो तो कितना निकल गया 10, तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10। समझ में आया, यानी कि या तो ये फॉर्मूला होता है 2l+1 ऑर्बिटल्स के लिए होता है, 2 इंटू 2l+1 किसके लिए होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है। कब लगाने ये फॉर्मूला जब l की वैल्यू दी हुई होती और n की वैल्यू दे रखी होती है n स्क्वायर 2 n स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना है। इसमें आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो जब आपकी पता है कि l की वैल्यू कितना दे रखी है 2, तो 2 का मतलब क्या होता है d, 0 का मतलब l बराबर 0 मतलब s, l बराबर 1 मतलब p, l बराबर 2 मतलब d, l बराबर 3 मतलब f। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक चीज आपको बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, ये देखो इसके लिए एल का फॉर्मूला देखो जो यहाँ दिया हुआ है, आपको पता होना चाहिए। एक ये बता दूं कि जो कक्षा का जो आकृति है यहाँ आकार नहीं आएगा, यह शेप है, आकार नहीं ये आकृति है। आकार तो कौन बताता है एन, लेकिन उसकी आकृति कौन बताती है एल। क्यों, क्योंकि एस कैसा होता है स्पाइरल सर्पिलाकार होता है, पी कैसा होता है डबल शेप, ठीक है, डी कैसा होता है डबल शेप है ना, और एफ कैसा होता है कॉम्प्लेक्स होता है। तो जिनकी आकृति है वो कौन बताती है एल बताती है, कौन बताती है एल बताती है ना। और जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है एन से हमेशा कम होगी, बराबर भी नहीं होगी ना ज्यादा होगी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जो एल की वैल्यू होती है वो हमेशा एन से क्या होती है या तो कम होगी, ठीक है, हमेशा क्या होगी कम ही होगी, ना तो बराबर होगी ना ज्यादा होगी। जैसे ये बता दूं, यानी कि एन की वैल्यू कहाँ से होगी 0 से स्टार्ट होगी और एन से कम, यानी मान लो कि एन कितना है 5 है तो एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी 4 से, तब तो वो क्वेश्चन सही है। और यदि एल की वैल्यू में 5 दे दी एन की वैल्यू में 5 देती तो वो चीज क्या है गलत है, एल की वैल्यू हमेशा क्या होगी एन से कम होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चन भी कैसे आएंगे, ठीक है। तीसरी है क्वांटम संख्या, वो कौन सी है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसको बताती है ऑर्बिटल्स को बताती है एक प्रकार से, और इसको किससे शो करता है एम एल से शो करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है -l से +l तक होती है, यानी कि मान लो कि n की वैल्यू यदि अपने पास 5 है तो l की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 से लेकर 4 तक हो सकती है। मैंने बोला कि हमेशा n से कम होगी, 4 तक होती है ना, यानी कि 4 है तो
4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4। ये सारी वैल्यू किसकी होगी? ml की। समझ में आया आपको? यानी कि -l से लेके +l तक ये मैंने शो कर दिया ml की वैल्यू। ठीक है। अब उदाहरण है कि s में कितना होगा? 1। क्यों? क्योंकि s की में क्या होती है? l बराबर कितना होता है? 0। तो ml भी कितना होगा? 0 ही होगा, इससे कम थोड़ा ना हो सकती। और l और m की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। तो ml कितना हो गया? 0। यहाँ क्या है? s बराबर p बराबर क्या इतना है? 3। तो p बराबर l कितना होता है? s p p मतलब 1। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से। l बराबर की वैल्यू कितनी होगी p के लिए? 1। तो इसके कितने हो गए? ऑर्बिटल्स के बराबर। ये ml किसके बराबर होती है? ऑर्बिटल्स की। मैंने बताया ना अभी स्टार्टिंग में, किसके बराबर होती है? ऑर्बिटल्स के। और आपको पता है p कक्ष में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। तो इसकी संख्या भी कितनी होगी? 3। कैसे? l की वैल्यू अपने पास कितने आई? 1। और इसकी वैल्यू क्या होती है? -l2 +l, यानी कि -1 0 और +1 कितना हो गया? 3। ठीक है। इसमें d है, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। और d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है? 2। एफ पी डी कितनी होती है? 2। ठीक है। तो ml कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल्स के बराबर 5। लेकिन कैसे होगा? -2 +1 -1 0 +1 और +2, टोटल कितना हो गया? 5 ऑर्बिटल्स के बराबर। ये क्या है? f बराबर 7। और 7 में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? f बराबर कितने होता है? f तो क्या हो गया? सब सेल हो गई जो l की वैल्यू बताती है। l की वैल्यू कितनी होगी f के लिए? एस पी डी एफ कितनी होती है? 3। ठीक है। और इसमें ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7। और ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर क्या होती है? ml। और ये क्या होती है? l। तो कितने शो करेंगे? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। 1 2 3 4 5 6 7। ये किसकी वैल्यू होगी? ml के बराबर। ml की, जो किसके बराबर होती है? ऑर्बिटल्स के बराबर। ये कौन सी संख्या आ गई अपने पास? क्वांटम चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है। फिर है चौथा, वो होती है स्पिन क्वांटम संख्या। यानी इलेक्ट्रॉन किस प्रकार घूम रहा है। यदि दक्षिणावर्त घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है, तो +12 आता है। और एंटी क्लॉक घूमता है तो क्या बोलते हैं इसको? -12। तो कितने कंडीशन लागू है? केवल 2, +12 एंड -12। ये किसको शो करती है? ms को। ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन या घूर्णन की दिशा को बताता है। और ये क्या बोलता है? ऑर्बिटल्स के अभिविन्यास को बताता है स्पेस में, यानी ओरिएंटेशन इन स्पेस बताता है। कौन? चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है। और स्पिन क्वांटम संख्या क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन की स्पिन या घूर्णन करने की दिशा। इसकी वैल्यू केवल 2 होती है, +1 हो सकती है या -12 हो सकती है। ठीक है। अब इसमें मैंने चार्ट बता रखा है, वो आप देख सकते हो। सारी चीजें वही लिखी हुई है। प्रिंसिपल क्वांटम, एजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन वाली। जो स्पिन वाली को अपन में यहाँ शो कर देते हैं ऐसे। और ये क्या बताती है? ये बताती है स्पिन को बताती है, किसके? इलेक्ट्रॉन के। ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है +12 या मतलब -12 या +12। ठीक है। तो ये प्रिंसिपल वाले से एन से शो करती है, एजीमुथल होती है एल से, मैग्नेटिक ml से, और स्पिन वाली ms से। ये ऊर्जा स्तर और आकार बताती है। ये क्या बोलता है? ऑर्बिटल्स का शेप बताती है। क्या बताती है? शेप बताती है। ये आकाश में यानी ओरिएंटेशन ऑफ स्पेस बताती है। ठीक है। और ये क्या बोलती है? उसकी स्पिन यानी कि उससे घूर्णन करने की दिशा बताती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? n बराबर 1 2 3 हो सकती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 से n-1, यानी कि हमेशा n से कम होगी। यदि n 5 है तो ये 0 से लेके क्या तक होगी? 4 तक। ठीक है। ये क्या होगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यू होती है ऑर्बिटल्स के बराबर। यानी कि p बराबर कितना होता है ऑर्बिटल्स में? p में 3 होते हैं तो क्या हो जाएगी? -3, यानी और -2 -1 0 +1 और +2। ठीक है। ये किसके बराबर है? 2 तो किसके लिए है? ये अपने डी के लिए पढ़ा है। एस पी डी एफ, यानी एफ के लिए बात कर रहे हैं अपन। एफ के कितने होते हैं? एल की वैल्यू 3। तो ये कितने? 1 2 3 4 5। और एफ में कितने वो होते हैं? ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? एफ में तो 7 होते हैं, डी में होता है 5। ठीक है। ये मैं वापस बताती हूँ मैं आपको। मैग्नेटिक वाली किसकी बताती है? मैग्नेटिक वाली वैल्यू बताती है एल के बराबर। ठीक है। जैसे मान लो अपने पास किसकी दे रखी है? अपन को एस दे रखा है। एस की कितनी होती है? एल बराबर 0। तो एम एल भी कितना हो जाएगा? 0। ठीक है। एस बराबर पी बराबर कितना होता है? एल बराबर 1। तो एम एल कितना हो जाएगा? ऑर्बिटल्स के बराबर होता है, क्योंकि तीन में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3।
तो क्या हो जाएगा -1 0 और +1। ठीक है। अब है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या एक इलेक्ट्रॉन को बताने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की नीड होती है? 4 की। ठीक है। जिनमें एल क्या एन क्या बताती है? एन सेल का आकार तथा ऊर्जा बताती है। एल क्या बताती है? ऑर्बिटल्स का जो स्पेस में विन्यास होता है, ओरिएंटेशन होता है, उसको बताती है। सॉरी, शेप को बताती है। और एमएल होता है, वो क्या होती है? आकाश में उनके ओरिएंटेशन को बताती है। एमएस क्या बताती है? इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 2। और एक सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या निकालने के लिए एन स्क्वायर फॉर्मूला होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की निकालने के लिए 2n स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यदि ऑर्बिटल सब सेल दिया हुआ अपने पास, तब ऑर्बिटल पूछे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 12+1। और सब सेल दी हुई होती है, तब इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे निकालेंगे अपन? 2 × 12+1। ठीक है। अब हमारा इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है पॉली अपवर्जन सिद्धांत। मैं आपको ये चीज बताने से पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करवा देती हूँ ना, जो अभी अपन ने क्वांटम नंबर पूछे कि इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ बता देती हूँ, इसके ऊपर बता देती हूँ। चलो, इनमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जैसे मान लो आपके पास दे रखा है एन बराबर आपके पास दे दिया 3, एल बराबर दे दिया 0, और एम एल बराबर दे दिया 0। ठीक है। दूसरा दे दिया एन बराबर 3, एल बराबर 1, और एम एल दे दिया -1, 0 और +1। एक में दे दिया एन बराबर 3, एल बराबर 2, ठीक है, और एम एल बराबर दे दिया -2, -1, 0, +1 और +2। और इसमें पूछा जाए कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। आपको पता है कि जो एन होता है, मान लो 3 है, तो एल कितना होता है? 0 to n-1, यानी कितना हो सकता है? 0 to 0 भी हो सकता है, और कितना हो सकता है? 2। लेकिन 3 के बराबर नहीं होगा, हमेशा 3 से कम ही होगा। तो ये तो सही है। ये क्या है? 0 है, ये 1 है, ये 2 है, मतलब ये तीनों चीजें क्या है? सही है। एम एल की वैल्यू थी, वो क्या थी? -L2 + L। ठीक है। अपने पास क्या है? ये 0, ये तो इसकी रख दो -2, -1, 0, +1 और +2। अब ये देखो, 0 हो सकता है, -1, 0, +1 ये भी हो सकता है, -2, -1, 0, +1 और +2। तो बताओ इनमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? इनमें सारे सही है। क्या इनमें सारे सही है? ठीक है। इसकी जगह क्या होता तब गलत होता? इसकी जगह ये होता है कि एल की वैल्यू कितनी दे देता वो? 3 दे देता, तब गलत होता है, क्योंकि एन और एल की वैल्यू क्या है? बराबर नहीं हो सकती। और यहाँ क्या कर देता है? ये एम एल की जगह -3 से स्टार्ट कर देता, तब वो क्या हो जाता? गलत हो जाता है। ठीक है, समझ में आया आपको? इस टाइप से क्वेश्चन हो सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, जो है पाउली अपवर्जन सिद्धांत। ठीक है, पाउली अपवर्जन का सिद्धांत क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। पाउली अपवर्जन का सिद्धांत यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, ये किसने दिया था? पाउली ने दिया था। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि किसी भी परमाणु में है ना, वो चारों क्वांटम संख्याएं हमेशा क्या है? समान नहीं हो सकती। चारों क्वांटम संख्याएं क्या नहीं हो सकती? समान नहीं हो सकती। ये किसने बोला था? पाउली ने। क्यों? क्योंकि मान लो कि इसमें 3 क्वांटम संख्याएं तो समान हो सकते हैं। कितनी? 3। कौन कौन सी? एल भी समान हो सकती है, एल भी समान हो सकती है, एम एल भी समान हो सकती है। लेकिन एम एस होती है वो समान नहीं हो सकती। या तो क्या हो सकती है? +½ या क्या हो सकती है? -½ ठीक है, लेकिन दोनों क्वांटम संख्या क्या है? समान नहीं हो सकती। ये किसने बताया था? पाउली अपवर्जन का नियम। कैसे? ये बता दिया, यदि तीनों क्वांटम संख्या समान है तो कौन सी समान नहीं होगी? एमएस वाली अलग होगी। ये किसने बताया था? पाउली ने। यानी कि किसी भी परमाणु की चारों क्वांटम संख्या है, वो क्या हो नहीं हो सकती? समान। किसके लिए? 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो मान लो, का मतलब ये है
कि एक जो ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? दो ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसमें एक ऑर्बिटल में। ये भी किस नियम के थ्रू सिद्ध होता है? पाउली के अपवर्जन नियम से। ठीक है, कैसे? मान लो कि ये पी कक्षक है, ये क्या है? पी है, तो पी में कितने कक्षक होते हैं? तीन। ये क्या है? एक आ गया, ये एक आ गया, इनको अपन मान लो प्लस मान ले, प्लस हाफ मान ले इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब ये क्या है? माइनस, और यहाँ पे माइनस कर लिया, ये भी माइनस कर लिया, मतलब इसमें एक तो प्लस है, एक क्या है? माइनस है। तो एम एस दोनों समान नहीं है ना, इसमें भी नहीं है, इसमें भी दोनों अलग है। लेकिन मान लो कि एक और इलेक्ट्रॉन इसमें घुसा देते हैं अपन, ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक तो प्लस हाफ हो गया, एक माइनस हाफ हो गया, ये दूसरे वाला भी क्या हो गया? प्लस हाफ आ गया, और ये दोनों क्या हो गया? समान हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में पाए जाने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती। जबकि यहाँ क्या हो रही है? अपन तीन इलेक्ट्रॉन घुसा रहे, तो क्या है? दो की समान हो रही है ना। ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये भी कौन से नियम से सिद्ध होता है? पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होता है? हमेशा अपोजिट होता है, एक का प्लस हाफ होगा तो एक का माइनस हाफ होगा। दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हो, एल समान हो सकती है, एल समान हो सकती है, एमएल भी समान हो सकती है, लेकिन एमएस कभी भी समान नहीं हो सकती, वो तो लगभग क्या होगी? डिफरेंस ही होगी। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन, अपन एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन घुसा सकते हैं, यदि तीसरा घुसाते हैं तो दो इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि समान नहीं होना चाहिए। किसने बताया था? पाउली ने। ठीक है, ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने में भी मदद करता है। ठीक है, इसका यूज आपको पता चल गया। अब इसके बाद अपने पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट है, अब इसमें आपको मैं बता दूं इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। इसमें आ सकता है कि जैसे मान लो टी कक्षक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, एक जगह मान लो यहाँ दे दिया, एक में ये बता दिया, और एक में ये दे दिया, मान लो यहाँ एक भरा हुआ है, यहाँ पे मान लो एक में ये तीन दे दिए, ऐसे। ठीक है, अब बताएंगे, पूछेंगे कि पाउली अपवर्जन के नियम को कौन सा फॉलो नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता? ये, क्योंकि इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है तो दो का स्पिन क्या है? जैसा हो रहा है, यानी दो एमएक्स की जो वैल्यू है वो समान हो रही है, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चौथा नियम है अपने पास है अफबाउ का सिद्धांत। इसका अफबाउ का सिद्धांत, ठीक है, ये कैसा है? इसमें नियम बोलते हैं इसको एन प्लस एल का सिद्धांत। यानी कि इसमें बताते हैं कि एन प्लस एन की जो वैल्यू होती है, पहले कौन सी में भरी जाती है? कौन से एल में भरी जाती है? जिसमें एन प्लस एल की वैल्यू क्या होती है? कम होती है, उसमें सबसे पहले क्या भरे जाते हैं? इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। यानी एन प्लस एल की जिसकी ऊर्जा का मान कम होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। और मान लो किसी के लिए एन और प्लस एन, यानी कि एन प्लस एल दोनों की वैल्यू समान है, तो ऐसी स्थिति में जिसकी वैल्यू एन की वैल्यू कम होती है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पहले भरे जाते हैं। ठीक है, अपन देख लेते हैं कैसे। जर्मन शब्द अभाव का अर्थ होता है निर्माण करना। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले ऑर्बिटल यानी कक्षा ऑर्बिटल यानी कि कक्ष, कक्षक में भरे जाते हैं, और उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में जाते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन समझाने में भी क्या करता है? मदद करता है। इसको कौन सा नियम होता है? एन प्लस एल का नियम कहा जाता है। और जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होती है, उसकी ऊर्जा कम होती है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसमें उस ऑर्बिटल में। और यदि दोनों की वैल्यू समान है एन प्लस एल की, तो उसमें देखा जाता है एन कम होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे कि नीचे से मान लो कि एन की वैल्यू एक जगह अपने पास दो दे रखी है, और एल की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? तीन दे रखी है। एक जगह मान लो कि एन की वैल्यू अपने पास कितनी दे रखी है? दो दे रखी है। एल की वैल्यू अपने पास कितना दे दी है अपने पास? इससे ज्यादा नहीं हो सकती, ये तो गलत हो गया। ये तीन दे रखा है और ये दो दे रखा है, क्योंकि एल की वैल्यू एन से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, ये तीन दे रखा है, ये दो दे रखा है, ये जीरो दे रखा है, दो दे रखा, तो ये जीरो मान लो। इन दोनों का योग कर लो, कितना आ रहा है? पांच। इन दोनों का योग कर लो, कितना आ रहा है? दो। तो सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएंगे? दो वाले में। किसमें जाएंगे? दो में। तो मान लो कि टू एस और टू पी हो सकता है, ये कितना हो सकता है?
5s भी हो सकता है, 5p भी हो सकता है, 5d भी हो सकता है, 5f भी हो सकता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, 2 वाले में जाएंगे। और ये कौन से है, 2s ही होगा, क्योंकि यहाँ पे एल की वैल्यू 0, 0 मतलब s। यहाँ की कितनी है, 2। एल की वैल्यू किसकी, 2 किसकी होती है, एस पी डी। तो ये किसकी बात कर रहा है, 5d की। तो ये तो कौन सा है, 5d। और ये कितना है, 2s। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 2s ऑर्बिटल में। समझ गया। अब ये मान लो कि किसी में n की वैल्यू तो क्या है, मतलब n l दोनों की वैल्यू क्या है, समान है। उस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे n बराबर, यहाँ क्या ले लो, 4 ले लो, और यहाँ n बराबर 3 ले लो। तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 किसका होता है, एस पी डी एफ, एफ का होता है। ये किसका हो गया, एफ। इसमें 4 प्लस 3 कितने हो गए, 7 हो गया। तो इसकी एनर्जी इसमें ज्यादा है ना, इसकी तुलना में किसमें जाएगा फिर, 4f की तुलना में किसमें जाएगा, पहले इलेक्ट्रॉन 5d में, ठीक है। आप ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढो जिसमें क्या हो, n प्लस एल की वैल्यू तो समान हो, लेकिन n क्या हो, अलग हो, ठीक है। जैसे कि 4s और 3p। ये देखो, 4s में 4 प्लस 0 कितना हो रहा है, 4। इसमें कितना है, 3। और एल की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये भी कितना हो रहा है, 4, ठीक है। अब इन दोनों की ऊर्जाएं तो बराबर है, क्योंकि ये क्या होता है, 4s मतलब 0, ये क्या है 3, और p मतलब 1। p की वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी l कितना है इसमें 1, और इसमें l कितना है 0। तो 3 प्लस 1 है, ये भी 4, और 4 प्लस 0 ये भी 4। लेकिन अब इनमें से एनर्जी किसमें जाएगी, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, इस वाले में, यानी कि 3p में। 3p में जाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, कम है। तो मैंने बताया कि जब n प्लस l की वैल्यू दोनों बराबर हो, तब किसको देखना है अपन को, n, यानी जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो यहाँ n की वैल्यू किसमें है, यहाँ पे कम, 3p में। तो इलेक्ट्रॉन पहले किसमें भरे जाएंगे, 3p में, बाद में किसमें जाएंगे, 4s में, ठीक है। इसके बाद हमारा ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इसी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे इसमें से किसमें भरा जाएगा, 1s में भरा जाएगा पहले, क्योंकि 1 का, इसके n प्लस l की वैल्यू कितनी होगी, 1। इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी कितनी हो जाएगी, 3। इसकी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। तो किसमें ऐसे बढ़ता हुआ क्रम जा रहा है ना, तो इसमें जिसकी n प्लस l की वैल्यू किसमें कम है, 1s में, तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाएगा, 1s में, ठीक है। एस में कितने कक्षक होते हैं, एक। पी में कितने होते हैं, 3। डी में कितने होता है, 5। एफ में कितने होते हैं, 7। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं एक ऑर्बिटल में, मैक्सिमम 2। तो एक में कितने भरे जाएंगे, 2। 3 में होंगे तो 6। 5 में कितने हैं, 10। और 7 में कितने भरे जाएंगे, 14, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल में पहले भरा जाता है, हमने पढ़ लिया। ऑर्बिटल फिलिंग ऑर्डर को अबव रूल से समझाया जाता है, ये भी पढ़ लिया। 4s ऑर्बिटल 3d से पहले भरा जाता है, क्यों, 4s का मतलब हो गया, एन कितना है, 4। एल कितना हो गया, 0, यानी 4। 3 कितना हो गया, 3, 3d, 3। और डी की वैल्यू कितना हो गया, एच पी डी, यानी 2। तो वैल्यू कितनी हो गई, 5। तो पहले कौन भरा जाएगा, 4s, क्यों, क्योंकि एन और एल की वैल्यू किसमें होगी, 4s में कम, ठीक है। अब प्रिंसिपल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में होता है, ठीक है। इसके बाद है सोडियम है, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, मैं आपको बताती हूँ। हमेशा याद रखना, एस होता है 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, ऐसा कुछ है ना। 2p यहाँ से होता है, 2p, 3p, 4p एंड 5p, ठीक है। यहाँ होता है 3s, 3d, 4s, 3d बोलो, ये 3d और 5d। यहाँ से होता है 4s, ये ऐसे होता है, इस टाइप से तिरछा कट करना होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में जाएगा, फिर किस में जाएगा, 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर इसको काट लो, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में जाएगा। तो पहले एक इसमें एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2। तो 2 भर दिए, तो कितने भर दिए, 2। एस में, इसमें भी ऐसे ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 2।
तो इसमें भी 2 बढ़ दिए, इसमें भी 2 बढ़ दिए। कितने बचे 11 में से? थोड़े में एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11। तो 11 में से 4 निकाल दिए तो कितने बच गए? अपने पास 6 बचे। कितने बचे? 7। ठीक है। और पी में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन? 6। तो यहाँ कितना है फिर? 2p है ना? p तो है, p में कितने भर दिए अपने वापिस? 6। यहाँ कितने आ गए? 6। तो 6 2 8 8 9 10। कितना बचा? 1। और एक इसमें किसमें आएगा? टीएस में। तो इसमें आ गया बचा हुआ 1। ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो गया? सोडियम का। एक तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जैसे मैंने ये टेबल बनाई, 4 5 एस। ठीक है, इसमें ये तिरछा कटता है ये पूरा, ऐसे तिरछा कट कट के बन जाता है। ठीक है। और एक आप ऐसे कर सकते हो n प्लस एल के नेम के अकॉर्डिंग, n प्लस एल के अकॉर्डिंग। ठीक है। 1s है, उसका कितना है वैल्यू? 1। 2s की वैल्यू कितनी है? 2s। 2 और प्लस p मतलब 1, तो कितना हो गया? 3। 3 और s मतलब 0, तो कितना हो गया? 3। इसकी तुलना में पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, इसकी तुलना में इसमें भरे जाएंगे, लेकिन इनमें से किसमें भरे जाएंगे? जिसमें n की वैल्यू कम है। और n की वैल्यू किसकी कम है? 2। तो पहले किसमें भरे जाएंगे? इसमें। ठीक है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। और एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 2। क्यों? क्योंकि एस में कितना ऑर्बिटल होता है? 8। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 6। और डी में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 5। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10। एफ में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? 7। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 14। क्यों? क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। ये आप टेबल मैंने अभी बताई दिया आपको, है ना? इसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे। ये कटने में थोड़ा गलती हो गया, सही करवाती हूँ मैं आपको। ठीक है, ऐसे काट दो, ये ऐसे काट दो, ये इस टाइप से। ठीक है। इस टाइप से पीछा करता है, ये फिर कट गया, ये ऐसे जाएगा, ऊपर वाला जाएगा ऐसे। हाँ, ठीक है। ऐसे इस टाइप से हम भरते हैं कि पहले इसमें जो कट रहा है ना, पहले उसमें भरेंगे। तो पहले कौन सा कट रहा है? तो 1 ऐसे तो कट रहा है, तो पहले इसमें भरे जाएंगे। इसमें 2s कट रहा है, तो इसमें फिर 2p कट रहा है ना 3s से पहले, तो फिर 2p फिर 3s में। फिर इसके बाद कौन कट रहा है? ये वाली लाइन कट रही है, तो 3p में फिर 4s में। ठीक है।